हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके बारे में बताने वाले हैं। जिस प्रकार हम लोग एक समूह में बनाकर कोई भी कार्य करते हैं, उसी प्रकार हमारे देश की जो संसद होती है एक समूह बनाकर कार्य करती है, जिस समूह को हम मंत्री परिषद कहते हैं। मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, उनमें क्या डिफरेंट होता है, ये सब आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर वीडियो लंबी होती है तो वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस वीडियो में हम आपको केंद्रीय मंत्री परिषद उसके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रावधान है वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन की जो पद्धति होती है, यानी कि ब्रिटेन जो है ब्रिटेन की व्यवस्था पर आधारित है। यानी कि ये किस पर आधारित है? ब्रिटेन की व्यवस्था पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री परिषद ब्रिटेन की व्यवस्था पर आधारित है। इसका जो प्रमुख होता है, केंद्रीय मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है हमारा प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। इसके पास राजनीतिक और प्रशासनिक की वास्तविक शक्तियाँ होती हैं। इसके पास क्या होती हैं? राजनीतिक हो गई, राजनीतिक और प्रशासनिक जो शक्तियाँ होती हैं वो मंत्री परिषद के पास होती हैं। और मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। बात करें केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, तो इसके बारे में 2 अनुच्छेद बताए गए हैं। एक हमारा अनुच्छेद हो गया 74 और एक हमारा अनुच्छेद हो गया 75। अनुच्छेद 74 बताता है मंत्रियों के बारे में। अनुच्छेद जो 74 है वो हमारा मंत्री परिषद के बारे में बताता है, मंत्री परिषद के बारे में बताता है। और जबकि अनुच्छेद 75 जो होता है वो हमारा बताता है मंत्रियों की नियुक्ति हो गया, कार्यकाल हो गया, यानी कि इसमें नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, वेतन भत्ते हो गए, वेतन भत्ते हो गए, और सामूहिक उत्तरदायित्व शपथ हो गया, यानी कि कैसे वो शपथ लेते हैं, ये सब इसके बारे में बताया गया है। भारत के संविधान में जो संवैधानिक प्रावधान दिया गया है केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में, जो संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? अनुच्छेद जो 75 है उसमें यह बताया गया है कि मंत्री परिषद को सलाह और परामर्श देने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर और केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर क्या है वो कार्य करेगा। ये कहने का मतलब ये हो गया, जो राष्ट्रपति हो वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा और प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद के द्वारा दी गई सलाह को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो अनुच्छेद 74 हमारा कहता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह, राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देना किसका कार्य है? मंत्री परिषद का। मंत्री परिषद का कार्य है वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता परामर्श देने के लिए कह सकता है। तो मंत्री परिषद जो है वो राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देता है। मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद का ये मुखिया होता है। अनुच्छेद जो 75 है वो नियुक्ति के बारे में बताता है। नियुक्ति का मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति हो गई, यानी कि अन्य मंत्री जो हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश किसने दी हो? जिसकी सिफारिश दी हो प्रधानमंत्री ने। कहने का मतलब ये हो गया कि भारत के संविधान में जो प्रधानमंत्री है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार ही करता है। यानी कि उसके सलाह के अनुसार ही अन्य मंत्रियों की वो क्या करता है? नियुक्ति करता है। और मंत्री परिषद की जो संरचना होती है, यानी कि जो मंत्री परिषद की संख्या होती है,
मंत्री परिषद की जो संख्या होती है वो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकसभा की जो सीटें हैं, जो लोकसभा की सीटें उससे 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान हमारे भारत के संविधान में जो संविधान का संशोधन था वो था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको क्या है जोड़ा गया। यानी कि जो मंत्री परिषद की संख्या है वो भारत के संविधान में जैसे 545 लोकसभा सीटें हैं तो उसमें से 15% ही मंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। फिर आता है जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति हैं या राष्ट्रपति के बाद भी बने रहते हैं और राष्ट्रपति मंत्रियों को हटा सकता है केवल किसकी परामर्श? प्रधानमंत्री की परामर्श। प्रधानमंत्री की परामर्श का कहने का मतलब ये हो गया कि सभी लोग टीम की तरह कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री उसमें हेड होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व ये कहता है कि बिना प्रधानमंत्री के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कोई कानून या बिल बनता है तो उसमें अगर जो 545 हैं उसमें जिसको पूर्ण बहुमत मिलती है वो सरकार बनाता है। उसी में से मान लीजिए कोई बिल पास होता है और उसी जिसकी निर्वाचित सरकार है उसी में से कोई उस बिल का समर्थन नहीं करता है तो राष्ट्रपति उसको वहाँ से निकाल सकता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर उसको हटा सकता है। तो ये हो गया सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे ये जो हैं सभी लोग कार्य करते हैं। और इनके ये जो हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा जो होती है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, यानी कि सभी लोग एक टीम की तरह कार्य करेंगे। अगर कोई भी उस टीम से सहमत नहीं है तो प्रधानमंत्री उसको क्या है हटा सकता है या वो इस्तीफा मांग सकता है। इस्तीफा जो है मांग सकता है और उनको हटा सकता है। वेतन और भत्ते की बात करें तो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं, जो वेतन और भत्ते हैं, वेतन भत्ते वो संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। किसके द्वारा? संसद के द्वारा इनके वेतन भत्ते को निर्धारित किया जाता है। फिर आता है अनुच्छेद जो 177 होता है। तो अनुच्छेद 77 हमारा बताता है, अनुच्छेद 77 कि जितनी भी कार्यकारी संचालन होता है, यानी कि कार्यवाही होती हैं, जितनी भी कार्यवाही होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। राष्ट्रपति के नाम से कार्यवाही की जाती हैं। और अनुच्छेद 88 जो बताता है सदन में बोलने का अधिकार है। सदन में मंत्रियों के अधिकार, इसको हम अभी समझ लेते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अनुच्छेद 77 बताता है कि जितनी भी कार्यवाही की जाएंगी वो राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, क्योंकि वो नाम मात्र का अधिकारी होता है और जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के जो मंत्रिपरिषद उसमें निहित होती हैं। अनुच्छेद 88 ये बताता है संसद में मंत्रियों का क्या अधिकार होता है। मान लीजिए संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर कोई मंत्री लोकसभा का सदस्य है तो राज्यसभा की बैठक में भाग ले सकता है, वहाँ पे बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे अपना मत नहीं दे सकता है। मत वहाँ दे सकता है जहाँ को वो वाकई में सदस्य है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है और राज्यसभा में जाता है, अपनी डिबेट करता है, बहस करता है, कुछ भी मुद्दे पर बात करता है, लेकिन जब मतदान की बात आती है तो मतदान वो उसी में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। तो ये होता है सदन के मंत्रियों का अधिकार। और मंत्रियों की जो मंत्री जो हैं वो सलाह की प्रकृति का काम करते हैं, यानी कि वो मंत्री जो हैं प्रधानमंत्री को सलाह या राष्ट्रपति को सलाह के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। फिर हमारा आता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व मैंने बता दिया, 2 उत्तरदायित्व होते हैं। उत्तरदायित्व की बात करें, उत्तरदायित्व तो उत्तरदायित्व हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है सामूहिक उत्तरदायित्व, फिर एक हमारा होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक का मतलब ये हो गया, ये सभी लोग एक टीम मेंबर की तरह कार्य करते हैं। अगर कोई इनके सभी सामूहिक तरीके से काम करेंगे, कोई उसके कार्य से असहमत है तो डायरेक्ट सी बात है प्रधानमंत्री उसका इस्तीफा मांग सकते हैं। व्यक्तिगत की बात करें तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब ये हो गया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और इनको तब तक व्यक्तिगत विश्वास प्राप्त होता है जब तक इनको क्या है विश्वास मंत्रिपरिषद में विश्वास मत हासिल है। और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री इनको जो है किसी कार्य को असंतुष्ट होकर या किसी कार्य को लगा कि ये मंत्री सही से कार्य नहीं करता है तो उसको हटा सकता है, राष्ट्रपति से कहकर उसको हटा सकता है। तो ये रहा आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने पढ़ा, जिसमें मैंने जो है अनुच्छेद 74 और 75 के बारे में पढ़ा और इसका क्या संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में जाना। अगली वीडियो में मंत्री जो परिषद है उसकी क्या संरचना होती है और मंत्रिपरिषद की संरचना की बात करें तो उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, आगे की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।